वेलकम इकोनॉमाइट्स। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, जहां पे अब हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसके बारे में बोला कि सर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी कैसे करेंगे, क्या क्या होगा, कैसे पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लास्ट 4 अटेम्प्ट का पेपर देखें फ्रॉम 2021 से लेके 2023 जून तक, जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं, एक ट्रेंड आपने देखा होगा, एक रीसेंट ट्रेंड, एक चेंज आया है जो कि पहले नहीं था। 2020 से पहले वो चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे जो वीडियोस हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब में बात चल रही है, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं या जो एक्सपीरियंस लोगों ने जो कहा होगा, वो जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है कि हाँ माइक्रो मैक्रो पढ़ लो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मनी बैंकिंग पढ़ लो, डेवलपमेंट पढ़ लो, ग्रोथ पढ़ लो, वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से आई डोंट एग्री विद दिस, आई वुड लाइक टू डिफर फ्रॉम दैट। मेरा कुछ सोच अलग है यहाँ पे, बिकॉज अगर आप 4 अटेम्प्ट का पेपर देख रहे हो तो बहुत अलग टाइप का ट्रेंड है, और उस ट्रेंड के बारे में बात करना इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। थोड़ा छोटा रखूंगा ताकि ज़्यादा इफेक्टिव मैं आपको बात कर सकूं ज़्यादा। इसके अलावा ऑलरेडी आई हैव डन अ वीडियो जहां पे 140 नंबर कैसे स्कोर करने हैं, तो मेरा फोकस उन्हीं 5 क्वेश्चन पे होगा, उन्हीं 10 क्वेश्चन पे होगा, उन्हीं 15 क्वेश्चन पे होगा, जिसकी वजह से आपका नेट या जेआरएफ नहीं हो पाता है। राइट। 50 नंबर तो हर कोई स्कोर कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एवरेज स्टूडेंट जो है वो 50 मार्क्स 50% लेके आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लास्ट तक देखो, लेकिन हाँ एटलीस्ट 10-15 मिनट देख लेना, ताकि आपको एक मोटा मोटा ठीक हिसाब आ जाए। चलिए शाहरुख स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। मैं पहले ही टारगेट पे आता हूँ कि सेफ जोन क्या होना चाहिए जेआरएफ के लिए और लेक्चरशिप के लिए। बिकॉज अगर आपको टारगेट जोन पता है कि भाई मुझे कितना मार्क्स चाहिए दिसंबर 2023 के लिए, मैं कितने मार्क्स पे जाऊं, तो मेरा ये ठीक हो जाएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ मत देखना, जून 2023 का कट ऑफ जो आया है उसको मत देखना। 56% इज नॉट अ कट ऑफ जो आप इस बार सोच के चलेंगे। राइट। उसके पीछे का गणित क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं इस बार। आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो इस वीडियो की रिलेवेंस सिर्फ दिसंबर 2023 के लिए है। राइट। सेफ जोन जो है, जहां पे मेरा नेट 100% हो जाएगा, जहां पे मेरा जेआरएफ हो जाएगा, वो है ये। अगर आप नेट चाहते हैं तो 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, और ये जनरल कैटेगरी की मैं बोल रहा हूँ। जनरल कैटेगरी का मैं थोड़ा सा बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जनरल कैटेगरी सबसे ज़्यादा एम ऊपर हाई वाला है। तो अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आपकी कैटेगरी में हैं, आप किसी SC ST OBC या PW, तो उसका अलग लेवल है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि आप अगर हाई लेवल पे सोचते हैं, फोकस करते हैं हाई लेवल पे, तो डेफिनेटली आपका क्रैक तो हो ही जाएगा। अगर आप 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं एज अ कैटेगरी स्टूडेंट, तो आपका डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। इसलिए मैंने जनरल कैंडिडेट को लिखा है यहाँ पे एज ए प्रॉक्सी। नेट के लिए 95 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 अराउंड, अगर 95 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं 150 में से, तो आपका डेफिनेटली नेट क्रैक हो जाएगा। 63.3 कम नहीं होते हैं। तो 95 क्वेश्चंस 150 में से, इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर आप इसका बाइफर्केशन करेंगे पेपर 2 एंड पेपर 1 के हिसाब से, तो मान लीजिए कि अगर पेपर 1 ये है और ये है पेपर 2, 95 क्वेश्चन मुझे ठीक करने हैं, तो पेपर 2 में अगर मैं किसी भी हालत में मैक्स टू मैक्स 65 क्वेश्चंस ठीक कर लेता हूं और यहाँ पे 30 क्वेश्चन ठीक कर लेता हूं, तो मेरा काम बन गया। यहाँ पे 30 50 में से, यहाँ पे 65 100 में से। ये नंबर कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है अचीव करने के लिए। राइट। अब देखिए 30 क्वेश्चन 50 में से, जहाँ पे आपके पास पेपर 1 में यू विल बी हैविंग DI के क्वेश्चन है 5 आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, प्लस 5 रिसर्च और टीचिंग के क्वेश्चंस हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो डेफिनेटली रिसर्च का जब क्वेश्चन आता है तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हम आराम से कर लेते हैं। टीचिंग जो है वो नॉर्मल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, तो वो मोटा मोटा वो डायनामिक नहीं है। मेरा यहाँ पे आसान और मुश्किल में एक फ़र्क ये है कि आसान वो है जिसका मैं ट्रेंड एनालिसिस कर सकता हूँ। आसान वो है जो कि कॉमन है। आसान वो है जो कि मुझे पता है कि लास्ट पेपर्स में आ रहे हैं। और जैसे पहली बार जब क्वेश्चन आया था पेपर 1 में हैट के ऊपर, डिफरेंट कलर्स ऑफ हैट के ऊपर, कि ये क्या थिंकिंग पैटर्न बताता है, वो है डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज उसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं है। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप लॉजिक करिए,
लॉजिकली तुक्का लगाइए या लॉजिक बेस्ड आप आंसर दीजिए या फिर आप उसको छोड़ दीजिए। तो आसान और मुश्किल में फर्क ये है। दूसरी बात, पेपर 2 में 65 क्वेश्चन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ क्वाइट ईजी, राइट। 65 क्वेश्चन में से क्या है पैटर्न का वो मैं बात करूंगा, लेकिन 65 क्वेश्चन जितने भी लोगों का मैंने देखा है नेट निकला है, वो उनका जो स्कोर है पेपर 2 में वो 65 से लेके 75 के बीच में जाता है, राइट। 65 से लेके 75, ये लास्ट 3-4 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। हालांकि 21 और 22 में ऐसा भी सीन था जहां पे स्टूडेंट्स ने 80-80 भी किए थे। तो गोइंग बाय दैट 65 इज नॉट बैड, राइट। अब आते हैं फॉर जेआरएफ, अगेन फॉर द जनरल कैटेगरी जेआरएफ के लिए जो अगर मैं बात कर रहा हूं, 103 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, आज जाहिर सी बात है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप 104 भी कर सकते हैं, 105 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है 101 103 की। 103 क्वेश्चन अगर ठीक करते हैं 150 में से, तो 68.6% डेफिनेटली जेआरएफ हो जाएगा, राइट। 68-69 पे जेआरएफ लग जाता है अगर एक नॉर्मल पेपर है। आगे इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, उसके पीछे का लॉजिक, ये 68.6 क्यों बोला है उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर आप चाहे तो स्क्रॉल करके नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। एनीवे, सो अगर मैं 103 की बात करूं तो यहां पे भी आप 30 से 35 के बीच में आप रह सकते हैं पेपर 1 में। सो दिस विल बी द बाइफ्रिकेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 का अगर आप देखें तो यहां से आप 70 क्वेश्चंस के करीब ठीक कर सकते हैं। तो 70 क्वेश्चंस के करीब अगर जाते हैं तो आपका 105 के करीब बैठता है, जो कि सटीक है, जो कि जेआरएफ के हिसाब से सही है। नाउ एक बार हमने टारगेट जोन की बात कर ली, आप कोशिश ये कीजिएगा कि ये टारगेट जोन आपके दिमाग में रहे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। अब मैं रीसेंट पॉइंट के हिसाब से बात करूंगा कि क्या क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि पूरी बात क्या हुई है, क्या सीन निकल के आए हैं लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में, तो आपको ये पूरा क्लियर होगा। पहली बात जो आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि इस बार का पेपर दिसंबर 2023 का पेपर जो है वो परसेंटेज बेसिस पे होगा। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने, परसेंटेज बेसिस पे होगा। ये क्यों होगा? बिकॉज दिसंबर 2023 में एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो शिफ्ट जो है वो एक है। जब शिफ्ट 2 होते हैं तो 2 शिफ्ट में 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स मतलब 2 अलग अलग क्वेश्चंस, और 2 अलग अलग क्वेश्चन मतलब 2 अलग अलग परसेंटाइल आएंगे। तो शिफ्ट एक है तो एक ही परसेंटेज बेसिस में रहेगा। सो पेपर 1 पे दिसंबर 2023 का जो पेपर है वो परसेंटेज बेसिस पे लगेगा। सो इस बार आपको कट ऑफ मिलेगा, राइट। लास्ट टाइम जैसे आपने देखा था परसेंटाइल के हिसाब से, तो वैसा नहीं, लेकिन कट ऑफ के हिसाब से। तो दिसंबर 2023 में एक ही शिफ्ट में पेपर है, तो ये है। तीसरी चीज जो कि लास्ट कुछ 4 अटेम्प्ट्स का पेपर अगर देखा जाए तो इसमें ये निकल के साफ साफ आ रहा है कि पेपर 2 जो है थोड़ा डायनामिक हो रहा है, राइट। व्हाट आई मीन बाय डायनामिक इज कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लास्ट 4 अटेम्प्ट से आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस ज्यादातर जो है वो सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजी पे आते हैं, तो सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजी, ऑथर्स, बुक्स, ये, और जो क्रोनोलॉजी में है या सीक्वेंस में मैं यहां पे लिखता हूं, इसका मतलब सपोज किसी भी स्टेट का पॉवर्टी में क्या रैंकिंग है, पॉवर्टी में रैंकिंग क्या है, इसके अलावा स्टेट्स का जीएसटी कंट्रीब्यूशन में कितना रैंकिंग है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स में, सेंसेस के रिपोर्ट्स जैसे लिटरेसी रेट्स में, लिटरेसी रेट, उसमें स्टेट्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में बिठाना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाना होगा। या अगर हम बात करें वर्ल्ड समिट्स जितने भी हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के क्वेश्चंस हैं ये, तो वर्ल्ड समिट्स को आपको क्रोनोलॉजी में बिठाना पड़ेगा ईयर वाइज। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार इनकी सीक्वेंस ज़्यादा बढ़ गई है, इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये तकरीबन पहले आते थे 5-6 के करीब, लेकिन इस साल जो पेपर आया है, जून में जो पेपर आया है या मार्च में जो पेपर आया है, उसमें इनकी तादाद बढ़ के डबल हो गया है। तकरीबन 11-12 के करीब क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे ये सब क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप टारगेट कैसे करेंगे? एक पॉइंट इसमें आता है कि ये क्वेश्चंस टारगेट करना आसान है, रिलेटिवली आसान है। आसान वर्ड का मतलब ये इसलिए हुआ कि ये आसान मतलब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा और हो गया, नहीं। इसमें टॉप 3
मिनिमम 3 याद कर लीजिएगा, आपका क्रोनोलॉजी हो जाएगा सॉल्व, राइट। जहाँ पे पॉवर्टी की बात है या नीति आयोग की डैशबोर्ड की बात है, या फिर मान लीजिए आपका क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि जीएसटी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, वैसे क्वेश्चंस को किसके स्टेट का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी में किसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, लिटरेसी रेट हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, या फिर सेक्स रेशियो में स्टेट्स को सही से उनके अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब चीज़ें। और ये क्वेश्चंस अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं 2005 से लेके अभी तक के सारे किए हुए हैं, यूट्यूब में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। और अभी 23 वाला मैं कर रहा हूँ, जैसे कल किया था आज भी करेंगे। इसके अलावा जीएसटी जैसे जैसे जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में जो भी आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं उनके साथ उन क्वेश्चन के साथ ही उन नोट्स को दे रहा हूँ। तो आप उन वीडियोज़ को देखेंगे और डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडब्ल्यू के ऐप में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। तो इन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। वर्ल्ड समिट हो गए, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड के जितने मिनिस्ट्रियल राउंड्स हैं, डब्ल्यूटीओ के मिनिस्ट्रियल राउंड्स हो गए, कहाँ कहाँ क्या क्या समिट्स हुए हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये चीज़ कुछ अलग निकल के आई है। इसके बाद चौथे ऑप्शन पे जाता हूँ, जहाँ पे मुझे जो लगता है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा ईजी आएगा। आई रिपीट दोस्तों, ध्यान से सुनना, इस बार का पेपर थोड़ा इजी आएगा। अब ये इजी क्यों बोला है मैंने, बिकॉज लास्ट टाइम का पेपर बहुत टफ हो गया था, और जैसे टफ हो गया था इसलिए परसेंटेज कट ऑफ कम आ गई थी, 56 पे पहुंच गई थी। तो इस बार का पेपर थोड़ा आसान रहेगा ताकि कट ऑफ दोबारा अपनी जगह पे जा सके, राइट। थोड़ी सी आलोचना भी हुई थी इसके ऊपर कि हाँ इतना टफ पेपर कैसे आ गया, इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। सो इस बार की जो स्ट्रैटेजी है, लास्ट 15 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, वो इस पे निर्भर करेगा कि पेपर कैसे आएगा, ताकि आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे। आपकी परफॉर्मेंस वैसे रहने के लिए आपकी प्रिपरेशन वैसी रहनी चाहिए, और प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करेंगे या किसी सीनियर से बात करेंगे जिन्होंने 2020 से पहले पेपर क्रैक किया था, या नेट क्रैक किया है, जेआरएफ क्रैक किया है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, या उनका जो डायरेक्शन वो आपको देंगे, या जो उनका जो मार्गदर्शन वो आपको देंगे, वो इतना सटीक नहीं बैठेगा अभी, बिकॉज ट्रेंड चेंज हो गया है, राइट। सो और वैसे भी आप सभी ने ये सुना है कि रिसेंटली ये खबर भी आई थी, ट्विटर में भी आई थी, और पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि यूजीसी इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द सिलेबस, राइट। तो सिलेबस चेंज करने के लिए मेरे ख्याल से ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, राइट। इसके बाद जून 2024 से नया सिलेबस लागू होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को, हमारा काम तो हम वी आर ऑल इकोनॉमिस्ट, राइट। तो हमारे पास जो डॉट्स हैं, जो बिंदु हैं, उनको लाइन ड्रॉ करना है। एक रेखा बना लेंगे तो आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा। तो मेरी ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये सोच है कि इस बार का पेपर थोड़ा ईजी आएगा, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, बिकॉज पेपर इजी आएगा तो सबकी परफॉर्मेंस ऊपर जाएगी, कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। और इसीलिए जो मैंने आपको जो शुरुआत में आपको जो परसेंटेज दिया है सेफ जोन वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अब ये जब हमने एनालाइज कर लिया, ये जब हमने स्पॉट कर लिया कि भाई पेपर कैसे आएगा पता है हमें, कट ऑफ कैसे जाएगा ऑलमोस्ट पता है हमें, अब आते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं आपको, और इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि क्या क्या मुझे लगता है। दिस इज बेसिकली ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। इसमें मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है वो मैं इसमें व्यक्त कर रहा हूं, और इसका इस चैनल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया है। तो पेपर टू बी रिलेटिवली ईजियर बट डोंट टेक इट लाइटली। ये भाई बहुत बार देखा गया है, जब भी मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि पेपर इजी आएगा तो वो पढ़ना बंद कर देंगे, वो खेलना शुरू कर देंगे, या कुछ और करना शुरू कर देंगे। प्लीज़ डोंट टेक इट सो लाइटली, ये आपकी ज़िंदगी की बात है। तो ये अच्छी है, मोटिवेशनल है। अगर मैं बोलूं कि पेपर बहुत टफ आने वाला है तो बच्चे कमेंट में करना शुरू कर देंगे, सर आपने टफ बोला, मैं तो गिव अप कर दिया, मैं तो डिमोटिवेशन कर लिया, हो गया मेरा, डिप्रेशन में चला गया। आजकल के स्टूडेंट बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे ज़माने में तो हम तो इतनी जल्दी डिप्रेशन में जाते नहीं थे। सो अगर आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डिप्रेशन दूर रखिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये आप ही डॉक्टर हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यार मैं डिप्रेशन में क्यों जा रहा हूं? मैं ही हूं जिसने केमिस्ट्री के इतने बड़े बड़े आंसर्स याद किए थे 10th क्लास में, हिस्ट्री के क्वेश्चंस याद किए थे। मैं ही हूं जो इतने बड़े बड़े अकाउंट्स के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करता था। तो आप ही हैं जो इस बार आप ही क्रैक करेंगे नेट के लिए। तो इसका अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, अपने नाम के आगे जेआरएफ लगाइए, अपने आप को एड्रेस कीजिए, वैसे तो हो गया काम खत्म, राइट। सो पेपर विल बी रिलेटिवली इजी, ये अच्छी बात है। मोटिवेशन होना है इससे, सिंस ओनली वन शिफ्ट, सो परसेंटेज बेसिस एंड नो परसेंटाइल बेसिस।
परसेंटाइल बेसिस में समझ ही नहीं आता कि भाई कितना स्कोर किया है मैंने, राइट। कट ऑफ विल सोर दिस टाइम, सोर का मतलब है कट ऑफ ऊपर जाएगा, बिकॉज जाहिर सी बात है 56% कोई कट ऑफ नहीं होती है, राइट। पेपर विल बी लेंदी, ये मुझे लग रहा है और ये आपने देखा भी होगा। इसमें सारे के सारे जो हैं ये सारे लॉजिक्स आपकी मर्जी है, ये फ्री एडवाइस है, इफ यू वांट टू टेक इट टेक इट। अदरवाइज जिसने भी एक दो पेपर दिए हैं, अगर वो इस बात से एग्री करता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार दिसंबर 23 का पेपर देने जा रहे हैं। उन्होंने कोई पुरानी बुक ले ली होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उन्होंने स्टार्टिंग किया होगा 2012 से और ख़त्म किया होगा 2020-21 पे। जब तक वो आगे पहुंचेंगे, जब तक पेपर का टाइम आ जाएगा, तब वो पहुंचते हैं 21-22 में। सो 22-23 का पेपर बिना देखे आप आज की डेट की रीसेंसी पता नहीं कर सकते हो। आपको आज की डेट की ये सब जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स को समझने के लिए इनका तात्पर्य क्या है, इनका समराइज्ड वर्जन क्या है, इनका इम्प्लीकेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको रीसेंट पेपर देखने पड़ेंगे। सो पेपर विल बी लेंदी एज कोड बेस्ड क्वेश्चंस हैव बीन इन फैशन। बहुत ज्यादा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप आसानी से टिक 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 करके चले जाए। आपको ए बी सी डी, ए बी ओनली ए सी डी बी सब कुछ आता है यहाँ पे। तो ऊपर से तो एक तो क्वेश्चन इतने लेंदी, ऊपर से हिंदी और इंग्लिश एक ही विंडो में, फिर आपको वहां से चूज करना है ए बी सी डी या ए सी बी डी या ए डी बी सी या ए सी बी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पेपर लेंदी हो जाता है। तो ये एक हमारा आइडेंटिफाई एरिया है जहां पे हमें फोकस करना है। टू मेनी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंशियल नॉट सो कॉमन टॉपिक। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, नॉट सो कॉमन टॉपिक का मतलब क्या हुआ। अब देखिए जो लास्ट कुछ सालों में पेपर आए हैं, चाहे वो तकीला इफेक्ट लीजिए या ब्रिवरेड इफेक्ट लीजिए या फिर आप जो डच डिजीज ले लीजिए, तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से ही ये क्वेश्चंस आए हैं। किचन साइकिल बोल लीजिए, जुगलर साइकिल बोल लीजिए, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा अपने नोट्स में दिए हैं और स्टूडेंट्स इनको देखा है। आज जो मुझे फॉलो करना शुरू कर रहा है, हो सकता है वो कहेगा सर ये तो आपने करवा दिया होगा, उसके बाद पेपर में आया उसके बाद करवा दिया। दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल माइंड चाहिए। जब मैं यहाँ पे पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूँ कि ये मैंने पढ़ा के फिर ये आया है, तो वो वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। टू मेनी अनकॉमन टॉपिक्स आ रहे हैं, नॉट सो कॉमन टॉपिक, टेलर रूल कह लीजिए, डायनामिक आईएस कर्व कह लीजिए, सेंट्रल बैंक लॉस फंक्शन कह लीजिए, मॉनेटरी रूल कह लीजिए, फ्रीडमैन के परसेंटाइल रूल कह लीजिए। ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमने यूजी पीजी में जो डॉन बुश, मैंकी या गाउल्डन लेजर या फ्रॉन, ये सब जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे नहीं था, राइट। दैट इज व्हाट द लॉजिक। इसको समझ आप ये समझ लीजिए कि जो किताबें आपने पढ़ी हैं मास्टर्स में, वो किताबें मैंने भी पढ़ी हैं। वही डॉन बुश, वही मैंकी, वही रिचर्ड फ्रॉन, या आप कोई ब्रैंडसॉन कर लीजिए, ब्लैंचार्ड कह लीजिए, जो भी किताब आपने पढ़ी है यूरोपियन ऑथर की, वो मैंने भी पढ़ी है, लेकिन उन बुक्स में इनका उल्लेख तक नहीं है। आप डिवाइन कोइंसिडेंस की बात कीजिए, न्यू केंशियन की बात कीजिए, वहाँ पे ये सब किताबें में नहीं लिखा हुआ है। चाहे आप एडमंड फेल्प्स की बात करें, वो भी नहीं है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि नई चीज़ें हैं, नई बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो एक किताब नहीं है, दो किताब नहीं है जो हम लोग मास्टर्स में पढ़ते हैं। अगर आप सहूलियत के लिए उन्हीं को पढ़ेंगे, वो सहूलियत के लिए है, वो पास होने के लिए नहीं है। अंडरस्टैंड, इसके लिए आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एनीथिंग अंडर द स्काई दैट कैन बी आस्क्ड। कुछ टाइम पहले मैंने लिपस्टिक इफेक्ट के बारे में बात किया था। जब तक आपको चीज़ पता नहीं है, आपको वो टर्म नहीं पता, आपको टर्म नहीं पता, आप सर्च क्या करेंगे? जब सर्च नहीं करेंगे तो पता ही नहीं रहेगा, वैसे ही वो अंधेरे में रह जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट देख लीजिएगा। नॉट सो टू कॉमन जो टॉपिक्स हैं, इसको कैसे टैकल करना है ये आगे बताऊंगा मैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अब आते हैं केस कि कौन से यूनिट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 10 यूनिट तो सभी को पता है, माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक, इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, मुझे भी याद है, आपको भी याद है। लेकिन जो ट्रेंड आ रहा है, जो रीसेंट ट्रेंड आ रहा है, मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं, जून 2023 में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से। कोई हैरड डोमर का क्वेश्चन नहीं, कोई सोलो का क्वेश्चन नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में जो आप मान के जा रहे हो, एजम्पशन, हाइपोथेटिकल एजम्पशन मान के जा रहे हो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 17 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, 13 क्वेश्चन आएंगे, वैसा नहीं है। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैशन में चल रहा है ये टॉपिक, दैट इज योर इन्वायरमेंट
एंड डेमोग्राफी, ये टॉपिक सब नंबर 1 चल रहा है। इन्वायरमेंट एंड डेमोग्राफी सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंसिव एक्सपेंडिचर मेथड हो, डिफेंसिव प्रिवेंटिव मेजर्स हो, या फिर आप कॉन्टीजेंट की बात करें, हेडोनिक प्राइसिंग की बात करें, ऑप्शन वैल्यू, बीक्वेस्ट वैल्यू, यूज वैल्यू, नॉन यूज वैल्यू, ये सब यहाँ से आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। लास्ट जून 23 में और मार्च 2023 में तकरीबन 17-18 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है, जो भी यूजीसी नेट का पेपर दे रहा है, देखिए मुझे तकरीबन हो गया है 12 साल इस नेट को पढ़ाते हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी बार भी मैंने स्टूडेंट्स को मेंटालिटी चेंज होते हुए देखा है, मैंने सीबीएसई वाला भी पैटर्न देखा था, सब्जेक्टिव वाला भी देखा था, आज फिर उसके बाद जब स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवाना शुरू किया तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीक्यू में पहली बार गए, फिर आगे गए, फिर उन्होंने पेपर 3 एंड पेपर 2 को मर्ज होते हुए देखा, फिर सीबीएसई से यूजीसी एनटीए के पास आते हुए देखा। तो ये सारा ट्रांजिशन मैं देख चुका हूँ और इसीलिए इस पे बेस्ड होके मेरा एक्सपीरियंस की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये इसलिए है बिकॉज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ मैच करता है। देखिए माइक्रो हो गया या मैक्रो हो गया, वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होता है। तो क्योंकि वो चेंज नहीं होता है तो वहाँ पे कॉमन ट्रेंड निकालना आसान है, लेकिन वहाँ पे क्या किया है, माइक्रो में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा मैथमेटिकल न्यूमेरिकल होके आ रहा है। तो चाहे आप उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने बोलें, चाहे डेड वेट लॉस निकालने को बोलें, चाहे टैक्स इलास्टिसिटी निकालने को बोलें, चाहे आपका जो भी आपकी केसेस आ रहे हैं इसमें, वो सारा का सारा मैथमेटिकल बेस्ड है। सो इन्होंने क्या किया पता है, माइक्रो एंड मैथ को जोड़ दिया है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज फॉर इकोनॉमिक्स पीपल। मैथमेटिक्स एक भाषा है। जब हम बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड कर्व जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये मैथमेटिक्स में कहेंगे इसको डी क्यू बाई डी पी इज लेस देन 0। तो ये जो है मैथमेटिकल की भाषा है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, राइट। तो ये चीज़ जो है माइक्रो को मैथ के साथ क्लब करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी भी अगर आप सीनियर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, या किसी और ज्ञान बुद्धिजीवी इंसान से बात करेंगे, कहते हैं कि कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, तो इंटीग्रेशन मत ना करिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हैं, 2 बार से आ रहे हैं, इस आज भी बताऊंगा, शाम के 8 बजे जो क्लास होगी उसमें बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। सो ये है। फिर इकोनोमेट्रिक्स का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था क्वैक मॉडल पे क्वेश्चन पूछा है, डमी वेरिएबल पे क्वेश्चन पूछा है, या फिर आईएलएस का स्टेप्स निकालने को बोला है, या फिर टाइम सीरीज वैल्यू, मतलब जब हम को इंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं, जोहानसन को इंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं, एंजल ग्रेंजर टेस्ट कर रहे हैं, या एंजल ग्रेंजर को इंटीग्रेशन अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पे हमने कभी नहीं देखा कि उसके स्टेप्स क्या होंगे, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। तो ये जो इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन है ये भी अलग अलग टाइप के आ रहे हैं आजकल। वो दिन चले गए हैं जहां पे रिग्रेशन या कोरिलेशन पे ही क्वेश्चन पूछते थे और टेस्ट पूछ लेते थे आपसे इकोनोमेट्रिक्स में। अब वो टाइम नहीं रहा दोस्तों, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप माइक्रो पे ज़्यादा मत करिए, माइक्रो के मैथमेटिकल पोर्शन पे फोकस कीजिए। इन्वायरमेंट एंड पे जो क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट के अननोन क्वेश्चंस, इसके लिए सबसे अच्छा पैटर्न जो है इन्वायरमेंट को टैकल करने का, ओडिशा का पेपर आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल सेट का पेपर आप देख सकते हैं, गुजरात सेट का पेपर आप देख सकते हैं, वहाँ पे इन्वायरमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इंडियन इकोनॉमी में डेफिनेटली जो आपको मैंने बताया है कि पहले भी बोला है, यूनियन बजट 2 साल का कर लीजिए, किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन हो रहा है, जल जीवन मिशन का एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। इसके अलावा नीति आयोग का डैशबोर्ड, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द जीएसटी, फिर लिटरेसी रेट, सेंसेक्स, COP 26, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रीसेंट हो रही है। G20 का समिट जो है उसका थीम क्या रहा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स या आज की डेट में जो चल रहा है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट सोर्स है इसके लिए PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, या इकोनॉमिक सर्वे, या यूनियन बजट। इसके बाद SRS डेटा। जब मैंने पहली बार SRS पढ़ाना शुरू किया था स्टूडेंट्स को तो उन्होंने कहा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, सेंसेक्स तो है। विश्वास नहीं करोगे, 4 साल से पेपर 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है SRS का क्वेश्चन। मुझे एक चीज़ देख के और अच्छा लगा कि जो अभी दूसरा या तीसरा वीडियो मैंने किया था पहले, उसमें मैंने SRS डेटा और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के बारे में बात किया था। तो वहाँ पे 1-2 कमेंट मैंने पढ़े, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, बट मैंने उसको फॉरगिव कर दिया बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि वो स्टूडेंट ने जो है उसके बाद ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कहा कि ये सब डेटा पढ़ के जो बोर्ड में लिखा है आप वही बोर्ड का डेटा बता रहे हो, उसमें फ़ायदा क्या है।
तो बच्चे एक दो पेपर और दे लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इस डेटा का वैल्यू क्या है, राइट। सो एनीवे ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ये नेसेंट स्टेज पे हैं। एक दो बार पेपर देंगे, उसके बाद खुद समझ में आएगा कि डेटा कहाँ से पूछा जा रहा है। एनीवे तो ये मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, इंडियन इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, 17 के 17 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ से कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से आप 10-12 क्वेश्चन कर लें, राइट। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए अभी अभी की जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी कैसे होगी वो मैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, जब हमने यूनिट्स फोकस कर लिए। तो यहाँ से हमने क्या यूनिट फोकस किया, एक है इकोनोमेट्रिक्स, इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ। तो इन्वायरमेंट डेमोग्राफी नंबर 1, फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलप, फिर आता है इंडियन इकोनॉमी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। तो ये है आपका, सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स पे फोकस कीजिए, इकोनोमेट्रिक्स पे फोकस कीजिए। सेकंड जो है वो आप इंडियन इकोनॉमी पे फोकस कीजिए, इंडियन इकोनॉमी। क्या फोकस करेंगे वो इसके बाद बताऊंगा, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी हो गया। फिर आपका माइक्रो के साथ माइक्रो प्लस मैथ, इस पे फोकस करेंगे आप। देन यस, इसके बाद आते हैं हम पब्लिक, ये वाला इन्वायरमेंट हो गया। फिर आते हैं आप पब्लिक इकोनॉमिक्स पे, और फिर आता है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये आपके 5 टॉपिक्स हैं। तो यहां पे हमने ये, इस स्लाइड पे हमने ये फोकस किया कि भाई हमारे पास क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। अब यहां पे ध्यान से याद रखिएगा, ये मैं 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूं, 2 टाइप के स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं इसको कैटेगराइज को बाइफरकेट कर रहा हूं। सो मेरा कैटेगरी ए, मेरा कैटेगरी ए वो स्टूडेंट है जो कि लास्ट 5 महीने से पढ़ रहा है, 5 से 6 महीने से पढ़ रहा है, 6-7 मंथ से वो पढ़ रहा है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। और दूसरा कैटेगरी है कैटेगरी बी, जिसने पुराना तो पढ़ा हुआ है, 3-4 बार पेपर दे चुका है, बट उसका अभी तक हुआ नहीं है, या नेट हो चुका है, जेआरएफ के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो कैटेगरी बी वो है जो कि पहले से पढ़ रहा था, उसने बहुत 2-3 बार पेपर दे दिया है, और अब वो नेट हो चुका है, या फिर उसका नेट भी नहीं हुआ है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बंदा है। तो ये वाला जो है मेरा एक्सपीरियंस बंदा है, राइट। और ये वाला जो है जिसने अभी अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है, शायद जून 23 या दिसंबर 23 उसका पहला या दूसरा अटेम्प्ट होने वाला है। तो जिन लोगों ने जून 23 का पेपर दिया, या जो दिसंबर 23 में पहली बार पेपर देने वाले हैं, ये वो हैं। सो ये हैं मेरे हिसाब से फ्रेशर, और ये हैं एक्सपीरियंस बंदे। तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे लिया है, राइट। अब कैटेगरी बी वाले जो है उनके लिए मैं पहले बात करता हूं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन। तो आपको एक बात याद रखनी है, देखिए मोटा मोटा जो भी आपके पास है वो सारा कुछ आपके पास नोट्स कलेक्टेड हैं, आपको कुछ दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। पूरे 15 दिन में आपको सिर्फ 4 चीजों पर फोकस करना है। पहली चीज, जो आता है उसको कैप्टिवेट कीजिए, राइट। कैप्टिवेट का मतलब उसको सही तरीके से बिना देखे आपको याद होना चाहिए। जो भी चीज आपने पढ़ी है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, उनको कैप्टिवेट कर लीजिए। बट इस पे ज्यादा फोकस मत करना। ज्यादा से ज्यादा अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे में से 1 से 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा। सो आप मैक्सिमम कीजिए 2 घंटे, 2 आवर्स, राइट। उसके बाद आ जाती है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप 1 घंटे का 60 मिनट्स का टाइमर लगा लीजिए अपने पास मोबाइल में, और बिल्कुल अपने आप को वैसा एम्बियंस देना जैसे आपको एग्जाम पेपर में मिलेगा। मसलन आपको ऐसी जगह बैठना है जो आप बेड पे ना बैठे, आप टेबल पे बैठे। बिल्कुल अपने आप को लास्ट 15 दिन में बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने पूरे बॉडी को आप वैसा मतलब ट्रेन कर लीजिए जैसे आप एक्चुअली में एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब पेंडेमिक के टाइम पे मैं पेपर देने गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वैसे सभी जानते हैं कि मैं हर बार पेपर दे रहा हूँ, लेकिन इस बार नहीं दे सकता। मैंने फॉर्म भरा नहीं था, इस बार गलती से छूट गया मुझसे। लास्ट 12-13 साल से मैं हमेशा फॉर्म हर पेपर में जा रहा हूँ, तो इस बार शायद लास्ट वाला भी नहीं दिया था, ये वाला भी नहीं दिया पाया था, नहीं दे पाऊँगा। सो
पेंडेमिक के टाइम पे जब मैं पेपर देने गया था तो मैं, विश्वास कीजिए, मैं 3 घंटे लिटरली बैठ नहीं पाया टेबल पे, बिकॉज सभी के सभी जो पेंडेमिक में थे वो बिस्तर पे बैठ के या टेबल, छोटी टेबल लेके बैठ जाते थे, या फिर बेड पे ही हम लोग ज़्यादा टाइम बैठते थे, उसी में हम लोग छोटा सा टेबल एक होता है, छोटा टेबल लेके बैठ जाते थे, लैपटॉप उसी में रहता था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि ऐसे बैठना, उससे की वजह से मेरा दिमाग जो था वो मेरे अनकंफर्ट जोन में चला गया, मैं इनकन्वीनियंट हो रहा था, राइट। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक कप चाय का लेके बैठ जाएंगे या कॉफ़ी मग लेके बैठ जाएंगे और कानों में ईयरफोन रहेगा। मत करो ये सब चीज़ें, बिकॉज आप अपने आप को एग्जैक्टली वैसा एम्बियंस दीजिए जैसा आपको 12 तारीख को 3 घंटे के लिए मिलेगा, वैसे ही, ताकि आपको बॉडी को समझ में आ जाए कि हाँ ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही, मैं तो लास्ट 15 दिन से यही ट्रैक फॉलो कर रहा हूँ। तो 60 मिनट्स का टाइमर लगाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर किसी भी सोर्स से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप सेट का पेपर उठा लीजिए, चाहे आप किसी पीएचडी का पेपर उठा लीजिए, चाहे यूजीसी नेट का पेपर उठा लीजिए, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है सोर्स चेंज कर देना अपना। जो किताब आप पढ़ रहे हैं उस किताब में बहुत तरह के मार्क्स होंगे, जैसे ये है, ये डाउटफुल है, ये ऐसा कहीं स्टूडेंट ने कई बार लिखा होगा, ऐसे स्टार मार्क है, ऑप्शंस में आपने मार्क करके रखा है। ये मत करो, इसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे, आपको प्रोसेस नहीं पता होगा लेकिन आपको आंसर पता है, राइट। सो इस जगह पे कि आप अपने साथ छलावा मत कीजिए, आप अपने आप को एक नया सोर्स दे दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप एक प्रिंट आउट लेके आ जाइए, क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट ले लीजिए, राइट, क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट ले लीजिए और वहाँ से करना शुरू कीजिए। तो ये है, हर दिन अपने आप को 2 स्लॉट में 60 मिनट्स का आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक मॉर्निंग में कर लीजिए, राइट, और एक आप नाइट टाइम में कर लीजिए। तो ये स्लॉट आप रख लीजिए, 60 मिनट का बोला है। आपको अगर लगता है कि 60 मिनट मेरे लिए कम पड़ रहे हैं, आप 120 मिनट का कर लीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते पेपर से पहले आप ठीक इसको 180 मिनट के 2 सेट लगाएंगे, राइट। बिल्कुल जैसे जिम में बात होती है वैसे मैं बात कर रहा हूँ, 2 सेट लगाएंगे 180 मिनट का। ओके, तीसरी चीज जो है, 2021 से लेके 2023 में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं इनके सारे अनकॉमन क्वेश्चन निकाल लीजिए। देखिए एक बात बताऊं आपको, जिनका भी ये एक्सपीरियंस बंदे हैं, अगर आपने देखा तो जो आपका स्कोर है उस स्कोर में अगर आप इन क्वेश्चंस को कैप्टिवेट कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ से भी ऊपर नंबर जा रहा है, राइट। मुझे इतना पता है कि सभी स्टूडेंट्स का अनुमान, जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं उनका आराम से 60 या 55 इस रेंज में रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 मार्क्स से पीछे हट जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन से पीछे हट जाते हैं, या फिर जेआरएफ में उनका 1-2 क्वेश्चन से हट जाता है। तो इसीलिए क्यों? बिकॉज आप रैंडमनेस को टैप नहीं कर पा रहे हैं और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जो आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो है सिली मिस्टेक्स। तो सिली मिस्टेक्स को बचिए, कम करिए, रैंडमनेस को टैप कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पास अनकॉमन क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो किचन साइकिल हो, जुगलर साइकिल हो, असेंडिंग ऑर्डर हो, जीएसटी का हो, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप उनको कैप्टिवेट कर लीजिए, उनके एक नोट्स बना लीजिए। अभी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 2 घंटा इसमें डाला आपने, इसको टाइम लगाया 2 घंटे आपने इसको लगाया, 3 घंटे इसको लगाया, 2 घंटे 4 घंटे लगा दिए, तो 6 घंटे ऊपर का हो गया। नीचे का जो पार्ट है, जो आपने अभी तक अननोन पार्ट है, रिसेंट जो पेपर्स आए हैं, चाहे वो गुजरात सेट का पेपर है, चाहे वो जो अभी रिसेंट पेपर्स हुए हैं, इनको देखिए। जो सेट के पेपर्स हुए हैं इनको पेपर को डाउनलोड कीजिए, इनमें देखिए कि कितना आपका परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे भी पीडब्ल्यू में भी आपके पास मैं मैराथन करवाऊंगा, 29 से मैराथन शुरू होने वाला है, उससे पहले आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है मॉक टेस्ट स्पेसिफिकली डिजाइन बाय मी, तो ऐसे चीज़ों से आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब आते हैं कैटेगरी ए, जो कि 5-6 महीने ही पहले ही पढ़ना शुरू किया है। देखिए आपके पास भी यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स आपके सेम हैं, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। जो आपने कैप्टिवेट किया है, जो आपने कैप्टिवेट करेंगे आप वहां पे लगाएंगे 3 आवर्स। ये मुझे इसलिए लगता है बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके पास नोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत सारे, हर एक अटेम्प्ट में उन्होंने पेपर्स के नोट्स बनाए हैं, उनके पास एक ही टॉपिक पे हो सकता है 4-5 वर्जन्स हैं। तो आपको जो है ये कैप्टिवेट करना है ताकि आपका बेस सॉलिड हो जाए। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है आपको 60 मिनट्स, आप यहाँ पे 120 मिनट्स के शुरुआत से ही सेट करने शुरू कर दीजिए। तो ये होगा 2 सेट एक दिन के हिसाब से,
और तीसरी पार्ट जो है, आप भी 2021 और 23 का पेपर जो भी अनकॉमन क्वेश्चन है, जो भी आपको नहीं आते, उन क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना लीजिए, उन क्वेश्चंस के नोट्स बना लीजिए। तो ये है आपका। और एक बात सुनना इस बात में, जो भी अनकॉमन टॉपिक है, जो भी नहीं आया है, उसके आजू बाजू का भी पढ़ना जरूरी है। बिकॉज ये रीसेंट ट्रेंड मैंने देखा है कि पेपर में कभी भी अगर यूजीसी नेट ने कोई एक दो क्वेश्चंस या तीन चार क्वेश्चंस, बहुत सारे अटपटे क्वेश्चंस दिए हैं, डेफिनेट है, देयर इज अ हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि उसके आजू बाजू से, उसके कजन्स ब्रदर में से या उसके सिबलिंग में से, उसी के आजू बाजू में से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट टर्म में भी आए हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आए हैं, और ये बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं बोल रहा हूं। राइट, सो आपका भी स्ट्रैटेजी ये है, लास्ट 15 डेज डोंट स्टार्ट विद माइक्रो, डोंट स्टार्ट विद मैक्रो। जो आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ उसको 1/3 या 1/4 ही पढ़ना है आपको, बिकॉज वो आप पढ़ चुके हैं, उसको पता है। वहां पे अगर ऑप्शंस आते हैं, आपको एलिमिनेट करना भी आता है। उसके बाद आते हैं क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस। जहाँ पे बुक्स ऑथर्स की बात आती है, डेफिनेटली हिक्स हो गया, मार्शल हो गया, जो रिसेंट जो नोबेल लॉरिएट हैं, उनका आपको एक पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो सैमुअलसन और हिक्स एक ऐसे दो बंदे हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। राइट, इनमें आप उनके साथ वैल्यू को जज भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सैमुअलसन और शूम्पेटर की बहुत सारी भाषा जो है, शूम्पेटर की तो बहुत सारी भाषा जो है वो दूसरे लैंग्वेज में है, उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया है। तो इन 4-5 लोगों का आपको सही से पढ़ लेना है कि क्या क्या है, ताकि एक दो ऑप्शन भी अगर आप मैच कर सके, आप आशा करता हूं कि आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से। और अगर इसके बाद लगता है तो मैं क्लास के दौरान ज़रूर बताऊंगा कि हाँ मुझे लगता है कि आप ये चेंज कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। बट मेरे ख्याल से इतना आप करेंगे तो आप वो 63 वाले कट ऑफ में पहुंच जाएंगे। राइट, लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया आपको। और कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि सर आपने तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा, जो कि 1 घंटा 1 मिनट 19 सेकंड का है। मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज, एक एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, पूरा एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक ये पढ़ने चाहिए, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब में सर्च कीजिएगा हाउ टू स्कोर 140 प्लस इन द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। सो 140 का मतलब है 70 प्लस, 70 प्लस का मतलब है 70 क्वेश्चंस इन पेपर 2। तो ये पेपर 2 की ही मैंने बात की है, जहां पे पेपर 2 के सारे यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चंस एंड उनके टॉपिक्स मैंने नाम लिख दिया है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, इस सेशन में मुझे इतना ही बोलना था कि क्या क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने हिसाब से देखना है। देखिए, किसी भी स्टूडेंट का जो तरीका है, वो तरीका हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है कि आपने पहले कोई और तरीका किया होगा, उससे आपका क्रैक हो गया, तो उनसे आप सुन के आप प्रभावित होकर आप अपने तरीके से कर रहे हैं उसको, सब कुछ सही है। लेकिन जो लास्ट 4-5 पेपर्स के ट्रेंड आए हैं वो बहुत यूनिक हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका भला होगा, आपका क्रैक हो जाएगा और आप इसमें आराम से प्रोपेल कर पाएंगे। बाकी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगे, कैसा है सर, आपकी ये बात सुन के हमने ये तो किया, हमारा इतने से यहाँ पे स्कोर बढ़ा, हमारा क्रैक हुआ कि नहीं हुआ। ये वीडियो कभी भी कोई भी अगर देखता है तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम के 8 बजे, आज पार्ट 2 ऑफ जून 2023 को लेके। थैंक यू।